Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस के बारे में। अक्सर आप लोग कंफ्यूज रहते हैं इस बारे में कि मिरेकल और मिस्ट्री में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से ये डेवलप हुए। आज इन्हीं सब विषय में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस। इट वॉज द ड्रामा ऑफ यूरोपियन मिडिल एजेस। यूरोपियन हिस्ट्री को अगर आप पढ़ें तो उसमें एक मिडिल एजेस वाला पीरियड है और बेसिकली वो 5th से 15th सेंचुरी तक माना जाता है और ये मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस उसी पीरियड में डेवलप हुए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मिस्ट्री एंड मिरेकल देयर वर ऑल्सो दी मॉरलिटी प्लेस विच वर डिवेलप्ड साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। Now, miracle and mystery plays, what are these? Are these the two things or they are similar in certain respect? So first trace out this confusion. In England, the term miracle and mystery were used interchangeably for the dramatization of a story from the Bible or the life of a saint. यूरोप में इंग्लैंड है, यूरोप में ही फ्रांस है। अब ये मिरेकल और मिस्ट्री जो टर्म्स हैं वो इंग्लैंड और फ्रांस में अलग अलग तरीके से यूज़ हुए। इंग्लैंड में मिरेकल और मिस्ट्री इंटरचेंजेबली यूज़ किए गए। इसका मतलब चाहे मिरेकल कहें या मिस्ट्री कहें एक ही बात मानी गई, जिसमें या तो बाइबल की स्टोरी होती थी या किसी सेंट की लाइफ के बारे में बताया जाता था। ये सिनेरियो तो रहा इंग्लैंड में। बट इन फ्रांस मिरेकल स्टूड फॉर द ड्रामेटाइजेशन ऑफ द लाइफ ऑफ ए सेंट वाइल मिस्ट्री फॉर द ड्रामेटाइजेशन ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द बाइबल। फ्रांस में ये दोनों टर्म्स अलग अलग तरीके से इंडिकेट किए गए। मिरेकल्स वो वाले प्लेस थे जिसमें किसी की सेंट की लाइफ ड्रामेटाइज की गई थी, जबकि मिस्ट्री वो प्लेस थे जिसमें बाइबल से स्टोरी लेकर उनका ड्रामेटाइजेशन किया गया था। सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। मिरेकल एंड मिस्ट्री वर टू टर्म्स इन फ्रांस बट दे वर यूज्ड इंटरचेंजेबली इन इंग्लैंड। ये तो उस समय की बात थी। अब मॉडर्न क्रिटिसिज्म के अनुसार क्या मिरेकल है और क्या मिस्ट्री है। मॉडर्न क्रिटिसिज्म फेवर्स द यूज ऑफ मिरेकल एज ए कॉमन टर्म फॉर एनी ऑफ दीज मेडिवल ड्रामाज। यानी इन मेडिवल ड्रामाज में चाहे मिरेकल है या मिस्ट्री है, मॉडर्न समय में हम एक ही टर्म यूज़ करते हैं इनके लिए, मिरेकल प्लेस। मिरेकल प्ले इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंट्स प्ले। मिरेकल प्लेस को सेंट्स प्ले भी कहा जाता था क्योंकि उसमें एक्सेप्शनल सेंट्स की लाइफ जो है वो दिखाई जाती थी और अधिकांश बार सेंट निकोलस और सेंट मेरी की लाइफ का डिस्क्रिप्शन इन मिरेकल प्लेस में हुआ करता था। मिस्ट्री प्लेज आर फोकस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल एंड बोथ दीज प्लेज वेयर एनेक्टेड एट द इनिशियल स्टेज इन द चर्चेज। जो ड्रामा था वो चर्च का ही पार्ट था। बेसिकली ड्रामा यूज़ करने के पीछे एक पर्पज़ था कि वो जो धार्मिक ज्ञान है जो पादरी उन्हें देना चाहते हैं वो ड्रामेटिक फॉर्म में उनको दिया जा सके, क्योंकि उस समय की पब्लिक उतनी लिटरेट नहीं थी कि वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। तो इसलिए ड्रामेटिक फॉर्म में उसका यूज़ करके वो उन चीज़ों को उन्हें समझाना चाहते थे। Miracle plays were popular in England from 12th to 16th century, reaching its height during the 15th century. तो समझ आ गया आपको कि इंग्लैंड में 12th to 16th century ये प्लेस पॉपुलर रहे और सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी इनकी 15th century में थी। अब आते हैं कि इनका सब्जेक्ट मैटर बेसिकली क्या था। वैसे तो थोड़ा बहुत बता ही दिया उसके बारे में कि लाइफ सेंट की थी या बाइबल की स्टोरी थी,
तो कहाँ से ली गई? द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट, बाइबल के 2 टेस्टामेंट ओल्ड एंड न्यू, उनमें से जो स्टोरीज थी वही ड्रामेटाइज की गई इन मिरेकल प्लेज में। और द लेजेंड्स ऑफ सेंट्स और ऑफ वर्जिन मैरी, ये मैं बता चुकी आपको कि सेंट निकोलस और वर्जिन मैरी की लाइफ से रिलेटेड चीज़ें इसमें ड्रामेटाइज करके रखी गई थी। इसके अलावा क्राइस्ट एंड हिज क्रूसिफिकेशन एंड रिसरेक्शन, इट मीन्स राइजिंग ऑफ क्राइस्ट फ्रॉम द डेड, मतलब मृत्यु के बाद वो उनका पुनः जीवित हो जाना। ये जो स्टोरीज हैं क्राइस्ट से रिलेटेड, ये भी इन प्लेज में दिखाई गई। वन ऑफ द फेमस मिस्ट्री प्ले इज द सेकंड शेफर्ड्स प्ले। सेकंड शेफर्ड्स प्ले एक पुराना उसी समय का फेमस मिस्ट्री प्ले है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ 2 शेफर्ड्स, पॉल एंड गिब एंड ए बॉय डॉग हु वर्क्स फॉर देम। 3 लोगों की कहानी है, 2 शेफर्ड हैं और एक वो बच्चा है जो उनके लड़का है जो उनके लिए काम करता था। ये उस समय की कहानी है जब क्राइस्ट का जन्म बेथलहम में हुआ था। इनिशियली ये छोटा सा प्ले हुआ करता था, बट लेटर ए नंबर ऑफ सीन्स वेयर इंसर्टेड दैट वेर नॉट फ्रॉम द बाइबल, जो बाइबल से नहीं भी थे, बहुत सारे वो सीन इस प्ले में इंक्लूड कर दिए गए। Medieval miracle was revived in late 19th and early 20th century because of people's fascination towards religious themes in symbolist theatre and dramaturgy. ये medieval play का revival हुआ 15th सेंचुरी तक लगभग ख़त्म हो गए और उसके बाद रेनेसां पीरियड आया और तरीके के प्लेस डेवलप हुए, लेकिन इनका रिवाइवल हुआ है लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में because people were interested in religious theme and they were interested in the symbolist theatre. Now I have drawn a picture and I would try to make you understand how these play developed from 5th to 15th century. So see in this picture, first see the sacred services. Sacred services were there in the church. चर्च में sacred services हुआ करती थी, यानी प्रेयर्स, पूजा वो हुआ करती थी चर्च में ड्यूरिंग 5th सेंचुरी, और ये इनसाइड द चर्च थी। पूजा वो ऑब्वियसली इनसाइड द चर्च होगी। अब मैंने बताया कि वहाँ उस समय जो लोग थे वो उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे कि वो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझ सकें। इंटेलिजेंट नहीं कहना चाहिए, दे वर नॉट लिटरेट इन दैट टर्म। सो सैक्रेड सर्विसेज के दौरान ड्रामा को यूज़ किया गया। इट वॉज यूज्ड एज ए टूल टू कम्युनिकेट द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन टू द लार्जली इलिटरेट पब्लिक, यानी पब्लिक को क्रिश्चियन रिलीजन के प्रिंसिपल्स बताने के लिए इस प्रकार के ड्रामा का उपयोग होना शुरू हुआ ड्यूरिंग 5th सेंचुरी। And it was inside the church and it was during the prayers, during the sacred service. And now see the Bible story and saints life was shown in those plays. अब how it was shown, कैसे दिखाई गई? तो tropes were used. And now the question arises, what is a trope? ट्रोप के रूप में प्लेज शुरू हुए। तो ये ट्रोप क्या है? ट्रोप क्या होता था? वॉज आइदर ए टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग, छोटा सा डायलॉग लिख लेते थे और उसको ड्रामेटाइज कर लेते थे, यानी उस पर एक्टिंग कर लेते थे, या कोई मेट्रिकल कंपोजिशन होता था उस पर एक्टिंग हो जाती थी, या इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता था, या फिर खाली मेट्रिकल कंपोजिशन ही होता था। मतलब सिर्फ जो बाइबल में लिखी गई हैं सिर्फ वही वर्सेस नहीं, बल्कि उनका ड्रामेटाइज फॉर्म या उनमें कुछ और कविताएं जैसी या वर्ड्स इंक्लूड कर दी जाती थी और उनको ट्रोप कहते थे। उससे क्या होता था कि जो मोनोटोनी होती थी कि बाइबल उन्हें बताई जा रही है या उसके साम्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो वो मोनोटोनी ब्रेक होती थी और ड्रामेटिक फॉर्म में वो चीज़ों को जो पब्लिक थी वो इजीली समझ पाती थी। तो वो छोटे छोटे डायलॉग्स ही हुआ करते थे शुरुआती दौर में, जिन्हें वो ड्रामेटाइज करते थे और उन्हीं को ट्रोप्स कहते थे। फिर ट्रोप्स के बाद टेबलेट्स आए।
या साइमल्टेनियसली भी मान सकते हैं कि टेबलेट्स का भी यूज़ हो रहा था। व्हाट वर द टेबलेट्स? दे वर द लिविंग पिक्चर्स। लिविंग पिक्चर्स, इट मीन्स सम सीन फ्रॉम द स्टोरी was presented there, in which nobody was speaking anything, nobody was that was in that sense static हुआ करते थे, और उसमें ज़्यादा एक्टर्स नहीं होते थे। कोई भी सीन ड्रॉ कर दिया जाता था और एक्टर्स खड़े कर दिए जाते थे, और वो एक्टर्स एक जगह खड़े रहते थे, साइलेंट रहते थे, बोलते भी नहीं थे, और पीछे से जो कुछ भी वो स्टोरीज़ होती थी वो बताई जाती रहती थी, और वो उस सीन को वहाँ पे क्रिएट करते थे। लेकिन वो एक्टर्स अपनी प्रॉपर ड्रेस में होते थे, जो ड्रेस उन एक्टर्स को पहननी चाहिए या वो जैसी डिफाइंड है उसमें वैसे पहने होते थे, और चारों तरफ की सीनरी जो थी वो कोशिश की जाती थी कि वैसी ही प्रेजेंट की जाए। कहने का मतलब एक तरीके के पोस्टर्स जैसे समझ लीजिए, जिसमें कि आपको एक्टर भी दिखाई देता है खड़ा हुआ, चारों तरफ का सीन भी दिखाई देता है, ऐसे वो टेबलेट्स फॉर्म में प्रस्तुत कर दिए जाते थे। तो ट्रोप्स थे जिसमें डायलॉग्स वगैरह ड्रामेटाइज हो जाते थे, और ये लिविंग पिक्चर्स थी। इनके जरिए बाइबल की स्टोरीज़ को और सेंट्स की लाइफ को रिप्रेजेंट किया जाता था ड्यूरिंग 15th सेंचुरी। अब कौन करता था इन सबको? इसके लिए कोई बाहरी लोग यूज़ नहीं किए जाते थे, बल्कि चर्च के जो क्लर्जीज होते थे, पादरी होते थे, और जो पूजा करने वाले होते थे, वही लोग इसमें एक्टर का काम करते थे, वही लोग डायलॉग्स लिखते थे, वही लोग डायलॉग्स पे एक्टिंग करते थे। इट मीन्स उस समय ड्रामा पूरी तरीके से चर्च में था, और ड्रामा का पर्पज़ उस समय पूरी तरीके से ये था कि उस पब्लिक को कुछ सिखाया जाए। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए धीमे धीमे सीन चेंज होने लगा। इसके साथ हाँ एक बात और रह गई, मैं बताऊँ आपको कि ये जो चीज़ें थी इसमें म्यूज़िक पीछे से चलता ही रहता था, दे आर सप्लीमेंटेड विद म्यूज़िक। अब देखिए ट्रोप से और टेबलेट्स और म्यूज़िक, इन सब से 12th सेंचुरी आते आते लिटर्जिकल ड्रामा डेवलप हो गया। अब व्हाट वाज दैट लिटर्जिकल ड्रामा? दीज वेर द शॉर्ट प्लेज, समटाइम्स एक्टेड एंड एट अदर टाइम संग। कभी कभी तो ये एक्ट किए जाते थे, कभी कभी ये संग किए जाते थे। एंड लैटिन वॉज यूज्ड एज द लैंग्वेज, and Latin was difficult for that illiterate public. This was the thing which was creating a lot of problem, and that is why when they are unable to understand Latin, then how the idea can be communicated? कैसे उस आइडिया को कम्युनिकेट करें जब वो भाषा ही नहीं पूरी तरीके से समझ पा रहे। इसलिए चीज़ों को ड्रामेटाइज करके उनके सामने, ऑडियंस के सामने या चर्च गोअर्स के सामने प्रस्तुत किया जाता था। तो ये लिटर्जिकल ड्रामास जो थे दे वर इन लैटिन, और ये थोड़े अच्छी तरीके से, यानी वो छोटी छोटी स्टोरीज़ और डायलॉग्स ही नहीं थे या सीन ही नहीं थे, बल्कि ये शॉर्ट ड्रामा की फॉर्म में डेवलप हो चुके थे। 5th से 12th सेंचुरी आते आते ये डेवलपमेंट हुआ कि वो शॉर्ट डायलॉग्स और सॉन्ग्स की जगह पूरी तरीके से ड्रामा बन गए, और वो ड्रामास बट शॉर्ट प्लेज होते थे। ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड, up to 15th century they were converted into mystery and miracle plays. अब क्या अंतर हुआ? Now see in this picture I have shown that these mystery and miracle plays were the outside the churches. They were played outside the churches. It means चर्च का कंट्रोल उनके ऊपर कम होने लगा। एक्टर्स जो थे वो बाहर से आने लगे, कॉस्ट्यूम्स पे, स्टेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, प्रोफेशनलिज्म बढ़ने लगी, और मिस्ट्री और मिरेकल प्ले अपने एग्जिस्टेंस में आने लगे। इनिशियली द पर्पस वाज रिलीजियस एंड एजुकेशनल, बट लेटर the purpose of mystery and miracle play changed, and it was entertainment and education. Education was still the purpose, but as the entry of outsiders was there, बाहर के लोगों की एंट्री हो गई, इसलिए ग्रेजुअली इसका जो स्तर था, स्टैंडर्ड था, वो धीमे धीमे गिरने लगा। अब ये चर्च की पहुंच से बाहर हो गए थे। तो मुझे लगता है कि इसके ज़रिए आपको
डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा कि कैसे ये छोटे छोटे डायलॉग से बड़े से ड्रामाज बन गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट, पर्पस एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। वही चीज़ों को मैंने यहाँ समझाया है, देखिए जहाँ नहीं समझ आया बताऊँगी। दीज प्लेज वेयर इनिशियली एक्टेड विद इन और चर्च विद ए पर्पस टू प्रेजेंट ए लिविंग पिक्चर द पार्ट ऑफ द बाइबल फॉर दोज टू whom द लैटिन एंड लिटर्जी वॉज obscure, यानी जिनके लिए लैटिन लैंग्वेज डिफ़िकल्ट थी उनके लिए चर्च में इस तरीके से प्रेजेंट करके लिविंग पिक्चर और एक्टिंग करके लोगों को समझाया जाता था। दीज प्लेज हैड देयर फॉर्मल बिगनिंग्स फ्रॉम लैटिन लिटर्जिकल एनेक्टमेंट। इट मीन्स, ये मैंने आपको बताया कि शुरुआत में छोटे छोटे एनेक्टमेंट हुए थे, उनसे ही इनकी शुरुआत हुई। इनिशियली क्लर्जीज एंड अदर मेंबर्स ऑफ द चर्च क्रिएटेड एंड परफॉर्म दीज प्लेज। ये समझ आ गया आपको कि क्लर्जीज और वहीं के मेंबर्स ने ही इन प्लेस को करना शुरू किया, और एक्टर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, 5 से 10 लोग ही सारी बातें बता देते और कर देते थे। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस दे यूजुअली वोर देयर सर्विस वेस्टमेंट और रोब्स एज द प्लेस वेयर कंसीडर टू बी दी पार्ट ऑफ वर्शिप सर्विसेज। इस बात को ध्यान में रखिए कि जब परफॉर्म करते थे तो उनकी चर्च में जो ड्रेस होती थी सर्विस के टर्म में, मतलब पूजा करने के समय जो ड्रेस होती थी वही पहनते थे वो, और उसी के साथ वो सारी एक्टिंग करते थे। इट इज़ बिलीव्ड दैट बाई 1200 AD these plays began to be performed outside the church। मैंने आपको बता दिया कि 1200 से ये बाहर होने लगे, due to increasing number of people in audience and complexities of sets and other materials used। The performances begin to be arranged on wagons called pageants and performed by the members of guilds and craftsmen instead of the members of the church। जैसा मैंने आपको बताया कि ये performances जो थी ये चर्च से बाहर होने लगी। अब बाहर स्टेज कहाँ से आए, तो उसके लिए देखिए क्या अरेंजमेंट किए गए। दे वेर अरेंज्ड ऑन वैगन्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं उनके ऊपर ये होते थे, और उन गाड़ियों को कहते थे पैजियंट्स हैं। एंड परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द गिल्ड एंड द क्राफ्ट्समैन, यानी उस गिल्ड के मेंबर यानी उस ग्रुप के मेंबर या दूसरे एक्टर्स जो हैं वो परफॉर्म किया करते थे। चर्च के मेंबर फिर उसकी एक्टिंग नहीं करते थे। आफ्टर 12th सेंचुरी ये चेंज हुआ। लैटिन वॉज रिप्लेस्ड बाई इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, और लैटिन की जगह इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की जाने लगी ताकि लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। Purpose also changed and gradually they became less religious and more secular and began to be performed in town festivals by 13th century। 13th सेंचुरी आते आते ये एंटरटेनमेंट का साधन भी बन गए और टाउन फेस्टिवल्स में भी इनका उपयोग किया जाने लगा, यानी इन जो पर्पस रिलीजियस पर्पस था वो धीमे धीमे कम होने लगा। They became more elaborate, costume began to be used as they had become the part of public domain। फिर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, कॉस्ट्यूम अच्छे होने चाहिए, सीनरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी ऑडियंस पे या व्यूअर्स पे प्रभाव डालती हैं। और पैसा खर्चा करने की कोई परवाह ही नहीं थी, क्योंकि बाहर के लोग इन्वॉल्व हो गए थे, तो उन्हीं बाहरी चीज़ों में ज़्यादा पैसा खर्चा किया जाने लगा। रेगुलर क्लोथ्स वेयर यूज्ड विद सम स्पेशल एसेसरीज विद द पर्पस टू मेक द रोल और प्लॉट क्लियरर। तो अगर मान लीजिए क्लोथ्स नहीं भी आ पा रहे हैं तो फिर एसेसरीज लगाई जाती थी। जैसे मानिए किसी को दिखाना है कि ये बहुत बड़ा वॉरियर है, योद्धा है, तो भले उसके कपड़े नहीं भी हो पा रहे हैं किसी वजह से उसके जैसे योद्धा जैसे, बट उसके हाथ में तलवार और दूसरे जो प्रॉप्स होते हैं वो ऐसे लगाए जाने लगे ताकि वो लगे, आपको समझ आ जाए देखते से ही कि वो वॉरियर है। In England, these plays were banned by Henry VIII in the mid-16th century। mid-16th century में ये plays बैन कर दिए गए। क्यों? उसके पीछे बेसिक पर्पस बैन करने के पीछे यही था कि इनमें जो है पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होने लगी और अदर चीज़ें इन्वॉल्व होने लगी जो कि किंग के हिसाब से शायद ठीक नहीं थी, और रिलीजियस वाला एलिमेंट इनमें कम था और वल्गरिटी इनमें धीमे धीमे बढ़ने लगी थी, और इसीलिए ये सरवाइव नहीं कर पाए। ओनली 2 इंग्लिश प्लेस सरवाइव, कन्वर्जन ऑफ सेंट पॉल एंड मैरी मैगडलीन। ये 2 प्लेस हैं जो अभी भी सरवाइव करते हैं। एंड नाउ कम टू
the cycle plays. This is also very important to know. By 14th century, these plays begin to be performed in a cycle. साइकिल चलाने वाली साइकिल की बात नहीं हो रही है. साइकिल मीन्स द सीक्वेंस ऑफ एपिसोड्स, यानी साइक्लिक रूप में ये चलने लगे. एक एपिसोड आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. इस तरीके से एक एक प्ले के कई एपिसोड चल रहे थे. एंड दैट इज़ वाई, बिकॉज दे वेयर इन द सीक्वेंस, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द साइकिल प्ले. That dramatize history of Christian salvation and creation of judgment. और पूरी की पूरी हिस्ट्री कि कैसे क्रिश्चियन साल्वेशन फ्रॉम क्रिश्चियन जजमेंट, क्रिएशन टू जजमेंट वाला दिन जो है वो कैसे पूरी क्रिश्चियन रिलीजन की हिस्ट्री इन ड्रामाज में एक्सप्रेस की जाने लगी. अब हिस्ट्री इतनी लंबी है कि कोई एक और दो प्लेज में तो हो नहीं सकती. तो cycle of plays means sequence of plays, one episode after the another was there. Each episode was performed in public on a movable stage equipped with wheels, present at one public square and drawn on to its next performance at another, while a subsequent stage succeeded it. द स्टेज वॉज मूवेबल स्टेज पे हो रहा था, यानी वो चलने वाली गाड़ियों पे ही सब कुछ हो रहा था और जिनमें व्हील होते थे. तो पब्लिक में एक जगह दिखाई एक एपिसोड, फिर उस गाड़ी को दूसरी जगह ले गए, फिर दूसरी जगह दूसरा एपिसोड, फिर तीसरी जगह ले गए, फिर उस जगह तीसरा एपिसोड, और इस तरीके से बहुत सारे से एपिसोड्स चलते रहते थे. ईच एपिसोड एक्सप्रेस इट्स ओन इंडिविजुअल लेसन. ये बात ध्यान रखी जाती थी कि ऐसा ना लगे कि कोई एपिसोड इनकम्प्लीट रह गया. हर एपिसोड अपने आप में भी पूरा होता था. हाउएवर दे वेर मेंट टू फिट टुगेदर एज ए होल. अगर आप उसे अकेला भी देखेंगे तो भी चीज़ें समझ आती थी, बट वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे से जुड़े भी रहते थे. Some of the plays were named after the towns in which they were performed. The most significant English cycle is the York play. अब कोई बड़ा शहर है तो उसकी अलग अलग जगह पे कोई प्ले प्रस्तुत किया गया. तो सबसे एक प्ले है यॉर्क प्लेज, जिसमें 48 प्लेज हैं, यानी 48 छोटे छोटे एपिसोड्स हैं, और वो एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर शहर में, यॉर्क में वो प्ले किया जाता रहा, और 48 उसके एपिसोड्स प्ले किए गए. सिमिलरली द वेकफील्ड साइकिल, इट वाज प्रेजेंटेड इन वेकफील्ड. द चेस्टर साइकिल एंड टाउन साइकिल आर द फेमस. As these plays began to be performed outside the church, they gradually lost their religious significance and became more entertainment oriented, therefore had to meet church disapprobation. ये मैं आपको बता ही चुकी पहले कि धीरे धीरे इनका रिलीजियस वाला जो एस्पेक्ट था वो कम होता गया और एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड होते गए, और इसीलिए इनमें थोड़ी बहुत बद्दापन और मजाक और वल्गैरिटी इंक्लूड होती गई, और इसका ही ये परिणाम हुआ कि फिर चर्च इनको पसंद नहीं कर रहा. चर्च ने और ये बात कही कि ऐसे प्लेज बैन कर दिए जाने चाहिए, और अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि ये प्लेज बैन कर दिए गए. तो मेरे हिसाब से आपको मिरेकल और मिस्ट्री प्लेज समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग.